नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में अवैध कारोबार रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सख्ती से धरपकड़ अभियान की शुरुआत, जिसमें कई अवैध कारोबारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कुम्हारी में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने किया निरीक्षण। ढाई साल से शहर में आ रहे गंदा पानी को लेकर सेक्टर 2 के निवासी हैं काफी परेशान, जिसे लेकर पार्षद भी नहीं दे रहे कोई ध्यान। टाइगर के शरीर को मेंटेन रखने के लिए अब मैत्री गार्डन के टाइगर हफ्ते में रखेंगे एक दिन का उपवास। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के दुर्ग में कार्यभार संभालते ही दुर्ग जिले में अवैध कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। जिले भर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कारोबारियों की धरपकड़ की गई, जहां काफी हद तक पुलिस इसमें कामयाब भी हुई है, लेकिन अभी भी जिले में सट्टा जुआ अपने चरम पर है। दुर्ग जिले में भी सट्टा किंग कहे जाने वाले नजीर खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना होगा कि पुलिस कब तक नजीर को पकड़ पाती है। जिले के सुपेला, छावनी, खुर्सीपार सहित आधे दर्जन थाने क्षेत्रों में अवैध सट्टा जुआ खुलेआम चल रहा है। इस पर लगाम लगाने की कोशिश करने के बावजूद भी सट्टा खिलाने वाले लोग बिंदास सट्टा खिला रहे हैं और अवैध सट्टा कारोबारी बड़े आसानी से इस अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छावनी थाना क्षेत्र में नजीर खान नाम का सटोरिया बेखौफ होकर पुलिस अधीक्षक दुर्ग के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है और बेखौफ होकर इस अवैध सट्टे का कारोबार कर रहा है। छावनी थाने को भनक तक नहीं। सूत्रों की माने तो इस खेल का मुख्य सरगना खाईवाल ललित है, जो एक जगह पर बैठकर अपना अवैध कारोबार कर रहा है, जिस पर छावनी पुलिस अभी तक लगाम लगाने में नाकाम रही। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि आईजी बद्री नारायण मीणा सर ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब जैसे कारोबार दुर्ग जिले में पनपना नहीं चाहिए। जिले में नए थानेदार की आई है, उन्हें भी मीटिंग लेकर समझा दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस में कार्रवाई की जाए। अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को पुलिस द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। हमें आईजी साहब से भी स्पष्ट मार्गदर्शन मिला है कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब के लिए पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अभी नए थाना प्रभारी आए हैं, उनको भी मीटिंग लेके स्पष्ट समझा दिया गया है किसी भी थाना क्षेत्र में यदि इस तरह की अवैध चीज़ें पनपेंगी तो उन थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से और आफूतंत्र को मजबूत करके इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जो प्रमोशन के लिए है, लोगों को जानकारी के लिए है, उनको जो है प्रमोशनल प्रोग्राम हमारे चलाए जाते हैं, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। जल्दी इसको लॉन्च किया जाए। चोरी की ज़्यादातर फूने घर में चोरियां हो रही हैं, बाइक की चोरियां हो रही हैं। हम लोगों को भी इसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि जब भी फूने घर में छोड़ के जाएं तो पुलिस को वो इतला करके दें, आस पड़ोसियों को इतला करके जाएं। और वहाँ पे भी क्राइम ब्रांच का भी इसके लिए किया गया है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी चोरी के मामलों को हमने उजागर भी किया है और दिवाली वाले भी घटनाओं को हम पताबाजी कर लेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग रायपुर और दुर्ग के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में कुम्हारी में बन रहे ओवरब्रिज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस ओवरब्रिज की स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कुम्हारी पहुंचे। कुम्हारी में बन रहे ओवरब्रिज के निरीक्षण के लिए डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कुम्हारी पहुंचे, जहां उन्होंने यातायात का दबाव कम करने के लिए नेशनल हाईवे के संबंधित इंजीनियरों को शीघ्र ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लाइटिंग और लेवलिंग संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा, ताकि सर्विस रोड से लगभग 50% यातायात भार को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने शहर को कनेक्ट करने वाली अन्य सड़कों और ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। NH के इंजीनियरों के साथ खुर्सीपार ओवरब्रिज, डबरापारा चौक, पावर हाउस ओवरब्रिज, चंद्रा मौर्य ओवरब्रिज और सुपेला ओवरब्रिज भी पहुंचे थे। उन्होंने ओवरब्रिज के साथ साथ सर्विस रोड को भी दुरुस्त कराने की बात कही। बरसात के दिनों में नागरिकों को जल भराव स्थिति से न गुजरना पड़े, इसके लिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने के लिए कहा। इस अवसर पर एसपी अभिषेक पल्लव, डीएसपी गुरजीत सिंह एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।
विगत कई महीनों से निगम के नालों में आ रहे गंदे पानी की वजह से सेक्टर 2 निवासी पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिस ओर पार्षद की निष्क्रियता भी लोगों की समस्या का कारण बनी हुई है। भिलाई की जनता को पीने के लिए शुद्ध पानी दिए जाने के लिए अमृत मिशन के तहत पानी टंकियों का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले 6-7 महीने से सेक्टर 2 निवासी टंकी से आ रहे गंदे पानी की वजह से काफी परेशान है। पानी से काफी बदबू भी आ रही है, जिससे लोगों को डायरिया, पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। गंदे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन पार्षद की निष्क्रियता से निवासियों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने के लिए महापौर नीरज पाल व विधायक देवेंद्र यादव ने लोगों को आश्वासन दिया है। देखिए, ऐसा है कि बीएसपी प्रबंधन का जो रवैया है ये पिछले समय में तो कभी हमने देखा नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि प्रदेश में, तब तक बीएसपी प्रदेश की सरकार से समन्वय बना के चलती थी। आज मैं देख रहा हूँ टाउनशिप के अंदर बिजली की समस्या, पानी की समस्या, लोगों को ज़बरदस्ती डराकर धमकाकर उनके घरों को खाली कराया जा रहा है। तो बीएसपी का ये रवैया तो देखा नहीं मैंने पहले कभी। ये बीएसपी का रवैया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के कारण भिलाई में दिख रहा है और भिलाई के आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है। इस मामले में मेरी जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन से निरंतर चर्चा हो रही है। बीएसपी अगर अपने रवैये को चेंज नहीं करती तो हम उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। बीएसपी हमारे टाउनशिप में जो रहवासी हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति उनको करनी पड़ेगी। उनकी मूलभूत चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ेगा। स्वच्छ पानी देना, बिजली देना, सफाई व्यवस्था, ये बीएसपी का काम है। लेकिन अगर वो बीएसपी राजनीतिक ढंग उठा लेगी, बीएसपी मोटिवेट होकर जानबूझकर काम नहीं करेगी, तो इसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम बीएसपी से लड़ेंगे इस मामले में। तो मैंने इस विषय पे चर्चा की। आने वाले समय में अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आंदोलन की ओर जाएंगे। बीएसपी के टाउनशिप एरिया में शुद्ध पेयजल का संकट है। ऐसी परिस्थिति में भिलाई नगर निगम के द्वारा सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में वाटर एटीएम लगाया गया। भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन टाउनशिप वासियों को शुद्ध पेयजल देने से वंचित है। लगातार बीएसपी प्रबंधन से बातचीत किया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन को जल्द से जल्द पानी को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। देखिए, गंदे पानी की जो समस्या टाउनशिप में पिछले साल इन्हीं दिनों में हुई थी, उस समय बीएसपी प्रशासन के साथ मिलकर, जिसमें जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय भी थे, हमारा नगर निगम आयुक्त प्रशासन भी था, हम लोगों ने उस समय उसको किस वजह से आ रहा है वो सब ढूंढ के समस्या को उसको निदान करने की कोशिश की थी, जिसके कारण बहुत दिनों तक ये पानी ठीक भी रहा। लगातार कोशिश के बाद पानी लगभग 10-11 महीने बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी फिर से कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है और लगातार हम लोग भिलाई नगर निगम प्रशासन के संपर्क में हैं। कल भी रात में मेरी ईडी महोदय और सीजीएम साहब से बात हुई है। वो लोग भी उसको लेके चिंतित हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसी कंपनी को काम दिया हुआ है जब से प्रॉब्लम आई 10 महीने से, तो उसमें कुछ जो पानी को फिल्टर करने के लेके जो बातें होती है उसको लेके प्रक्रिया में कुछ दिक्कत आ रही थी और कल भी मेरे को अधिकारियों ने बताया है कि हम लोग उसको 1-2 दिनों के अंदर वो कर लेंगे। पानी की समस्या बहुत दिन से बनी हुई है। हमारे यहाँ पानी को हम रोज़ खरीद कर पी रहे हैं बोतल में, जार में। समस्या समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिल्टर है हमारे पास, वो भी फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन नहीं आता। अभी यार लगभग 1 साल हो गया ये इसी समस्या पर। पानी तो अच्छा नहीं है, गंदा ही है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, गंदा ही है पानी। नल आता है 7:30 बजे और 9 बजते पूरा पानी बंद हो जाता है। अभी तो हम लोग प्योरिट में ही डालते हैं पानी, प्योरिट में डाल के फिर यूज़ करते हैं। हाँ, एक बार तो किए थे पार्षद को, तो क्या कहना था? कुछ तो एक्शन कुछ लिए नहीं। हम लोग तो जाके बोले भी कि कंप्लेंट भी किए कि पानी एकदम सफिशिएंट देता नहीं है करके। पानी एक टाइम देता है, ऊपर से 3-4 घंटा पानी, उसमें क्या होगा बताओ? सफिशिएंट पानी आता नहीं है। 7:30 बजे एकदम नल आएगा, 9 बजते पूरा पानी। रेड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट।
उपवास यानी व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। हर इंसान कभी न कभी व्रत जरूर रखता है, लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि केवल इंसान ही व्रत नहीं रखते बल्कि जानवर भी व्रत रखते हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यह बात सच है, क्योंकि अब टाइगर एक दिन का व्रत रखने लगे हैं। भिलाई के मैत्री गार्डन में एक ऐसा टाइगर है जो हफ्ते में एक दिन का उपवास रखता है। एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ आने वाले रशिया और भारत के संबंध के प्रतीक मैत्री बाग में यूं तो सैकड़ों जानवर हैं, लेकिन सबसे मुख्य आकर्षण है व्हाइट टाइगर और लॉयन, जिसे देखने के लिए पूरे देश भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शेर अपने पाचन तंत्र को बेहतर और शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए टाइगर भी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन ये सभी शेर एक दिन का उपवास रखते हैं, जिससे इनका पाचन तंत्र बेहतर हो सके। दरअसल ये प्राचीन काल से आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए यदि मानव भी हफ्ते में एक दिन व्रत रखता है तो उसका पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसी कड़ी में जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और शेर, जिन्हें कभी कभी शिकार का मौका मिलता है, शिकार के बाद जंगली जानवर भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन अगला शिकार कब होगा ये शेर को भी नहीं पता होता। कई बार जंगलों में कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन मैत्री बाग में रोजाना शेर को उसकी क्षमता के अनुरूप मांस और मटन खाने के लिए दिया जाता है, जिससे उसका पेट हमेशा भरा रहता है। इस वजह से बनाया व्रत का नियम, अब जब हर दिन खाना मिलता है तो हर दिन शिकार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अपने भारी भरकम शरीर को मेंटेन रखने के लिए शेर एक दिन का व्रत रखते हैं। मैत्री बाग जू प्रबंधक NK जैन बताते हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए शेर को उपवास रखना पड़ता है। शेर को प्रतिदिन 12 से 14 किलो गोट का मीट दिया जाता है और सोमवार के दिन शेर सिर्फ पानी पीकर ही अपना दिन और रात बिताता है। सोमवार के दिन इन लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। खास बात यह है कि हर दिन इन टाइगरों का खाना मिलता है, लेकिन एक दिन खाना नहीं मिलने की वजह से ये हिंसक भी नहीं होते, बल्कि सारा दिन आराम से रहते हैं। ऐसे में इन शेरों को देखने पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है। ये प्राचीन काल से चला आया है कि यदि मानव भी अगर हफ्ते में एक दिन उपवास रखता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा आता है। उसी प्रकार खासकर कार्निवोर जो जानवर हैं वो जंगल में तो उनको जब शिकार करते हैं तभी मिलता है, और हम तो रोज़ देते हैं। तो जो उनकी जो शरीर प्रणाली है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हफ्ते में एक दिन उपवास रखना पड़ता है उनका। एक्चुअली हम लोग उनको 12 से 14 किलो गोट मीट देते हैं, तो प्रतिदिन देते हैं। और जंगल में तो किसी दिन 3-3, 4 दिन भूखा रहना पड़ता है, और जिस दिन खाते हैं तो 20 किलो तक खा लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें एक दिन उपवास रखने से उनके शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, इसलिए हमें रखना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बुरे के द्वारा नगर पालिका कुम्हारी का दौरा किया गया। यहाँ उनके द्वारा पूर्व में किए गए पट्टे के सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें पात्र अपात्र हितग्राहियों के पुनरीक्षण करने की निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है। नगर पालिका कुम्हारी में प्रथम चरण में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत 1091 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 471 पात्र एवं 620 अपात्र पाए गए। द्वितीय चरण में 620 में 86 हितग्राहियों को पात्र कर पट्टा वितरित किया गया। नगर पालिका कुम्हारी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पट्टे से संबंधित कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका त्वरित निराकरण करने का निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग निगम के वार्ड 56 साई नगर बघेरा में लोग खराब सड़क से काफी परेशान हैं। यहाँ सड़कों की हालत बेहाल है। ना तो यहाँ वार्ड की गलियों में सीसी रोड का निर्माण हुआ है और ना ही गलियों की साफ सफाई नियमित रूप से की जाती है। दुर्ग से साई नगर को जोड़ने के लिए इस रोड का निर्माण पिछले कई सालों पहले हुआ था, जिसकी हालत आज काफी खराब है। इस मार्ग पे 4 पहिया तो छोड़िए, यहाँ 2 पहिया गाड़ी चलाते हुए लोग अनबैलेंस हो हादसों का शिकार हो रहे हैं। आए दिन इस मार्ग पर एक्सीडेंट होता है। लावारिश पशु भी इस मार्ग पर शान से बैठकर आराम फरमाते हैं। पिछले सालों में इस मार्ग पर कई बार खोदाई हुई, कभी पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी बिजली मेंटेनेंस के नाम पर, और इस वजह से मार्ग की हालत और खराब हुई, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जो खोदाई हुई उसका मलबा डाल के यूं ही छोड़ दिया गया। रात के वक्त भी इस मार्ग पर असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है। लेडीज महिलाओं का तो शाम के बाद इस मार्ग पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस मार्ग से ही सटा हुआ तालाब भी है, जिसके किनारे पेड़ पौधे काफी मात्रा में बढ़ गए हैं, उनकी भी कोई कटाई एवं साफ सफाई नहीं हुई। मार्ग पर स्ट्रीट लाइट भी भगवान भरोसे ही है। वार्ड वासियों ने बताया कि 3-4 आवेदन देने के बाद भी इस समस्या का कोई हल आज तक नहीं हुआ। इस मामले में विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी
बीजेपी दुर्ग मीडिया प्रभारी KS चौहान ने विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दुर्ग में शासन भी इनकी है और प्रशासन भी, उसके बाद भी दुर्ग के लोगों को क्या मिला। विधायक जी एवं महापौर दोनों नदारत हैं, दोनों अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दुर्ग के लिए छत्तीसगढ़ शासन फंड नहीं देती या आप फंड ले नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुर्ग के अंदरूनी वार्डों जैसे कि बघेरा, गया नगर, बुरसी इत्यादि जगहों पे सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में जब हमारी महापौर थी सुश्री सरोज पांडे जी, तब वह हर दिन जनता के बीच होती थी और उनकी समस्याओं को समझती समझाती थी। रायपुर मंत्रालय जा जाकर फंड लाती थी। जोगी जी की सरकार होने के बावजूद वो दुर्ग के लिए फंड व्यवस्था करती थी और उस जमाने में उन्होंने दुर्ग को चमका दिया। एक वो दिन था और आज का एक दिन है। दुर्ग की हालत आप सबके सामने है। KS चौहान ने दुर्ग विधायक पर आरोप लगाया है कि उनका ध्यान सिर्फ गौरव पथ पे है और वे इसका ही प्रमोशन कर रहे हैं हर जगह। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जी का ध्यान गौरव पथ पे इसलिए है क्योंकि उनके घर और ऑफिस वहीं से गुजरते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या गौरव पथ पे ही दुर्ग सिमटा हुआ है। क्या उन्होंने कहा कि गौरव पथ के 70% जगह के आजू बाजू में सरकारी प्रॉपर्टी है और इससे आम लोगों को क्या फायदा। उसके वार्डों के विकास का क्या, वहाँ की हालत कब सुधरेगी, लोगों को वहाँ सुविधा कब मिलेगी। दुर्ग के सभी 60 वार्डों में इक्वल विकास होना चाहिए। आगे आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ठगड़ा बांध के लिए जो व्यवस्थापन किया गया था उसमें दूसरी जगह व्यवस्था की गई थी रहने की। वहाँ पर मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। वहाँ पानी, बिजली, साफ सफाई, सीवरेज, नाली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोग बहुत परेशान हैं। आपने जो वादा जनता से किया था वो जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आपको जनता के बीच होना चाहिए तब आप आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ लोगों से मिलकर उन्हीं समस्याओं का निवारण कीजिए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नयाब दिल्लीवार ने। इस वक्त हम दुर्ग निगम के वार्ड 56 पे खड़े हैं। यह मार्ग साईनगर बघेरा को दुर्ग से जोड़ता है या कह लीजिए दुर्ग को साईनगर बघेरा से जोड़ता है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इन गड्ढों की हालत दिखाएं। यह इस सड़क की हालत है। पिछले 15 वर्षों से ना इस सड़क की कोई मरम्मत हुई है और ना ही जिम्मेदारों ने इस ओर झांकने की कोशिश भी की है। पाइपलाइन मरम्मत के नाम पे, कभी बिजली मेंटेनेंस के नाम पे सड़कों को खोदा गया और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया, उसके ऊपर मलबा डाल के। यह रोड साईनगर बघेरा वार्डवासी रोज इस्तेमाल करते हैं दुर्ग जाने के लिए। काफ़ी कामकाजी लोग, गांव के ग्रामीण लोग भी इस मार्ग का उपयोग करते हैं। 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी इस मार्ग में जाने के लिए खतरे से खाली नहीं है। वार्डवासियों का कहना है कि हमने 2 से 3 दफा निगम में आवेदन दिया लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। वार्डवासियों का कहना है कि शाम रात के समय इस वार्ड पे असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है, शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं का आना जाना दुश्वार हो गया है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। 8 मार्च को हम लोग गए थे वहाँ पर महिला दिवस के दिन। महापौर को लेटर दिए थे लेकिन महापौर बोले कि 2-4 महीना में बन जाएगा और देखने भी भेजेंगे करके बोले थे, लेकिन नहीं आए कोई। और हमारे पीछे का जो 10 फीट का जो जगह बचा है ना, उसको अवैध कब्जा कर रहे हैं पीछे वाले लोग और उसका पानी, गंदा पानी जो है ना, वो हमारी नींव में आ रहे हैं, हमारे मकान को ये कर रहे हैं और रोड ख़राब कर रहे हैं। और पार्षद भी नहीं सुनते हैं, आते हैं बोलते हैं चल जाएंगे करके, वो भी सुनाई नहीं करती हम लोग का। हम कोटनी गांव से रोज़ आने जाने का काम करते हैं इस रोड से और हमें बहुत परेशानी होता है इस रोड में। रात को पीने खाने वाले लोग यहाँ आने जाने का भी काम करते हैं, आते जाते रहते हैं। लोगों की जान की खतरा भी बना रहता है उन लोगों से। इंसान वो नहीं जिसे बदल दे हालात, इंसान तो वो होता है जो बदल दे हालात। और यहाँ पर तो शासन भी अपना है और प्रशासन भी अपना है, उसके बावजूद भी हमारे विधायक और महापौर नदारद, अपने दायित्व से नदारद हैं। वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। दुर्ग में फंड नहीं दिया जा रहा है सड़कों के लिए या उन्हें फंड लेना नहीं आ रहा है, ये कमजोरी है।
क्योंकि दुर्ग में बघेरा आप देख लीजिए, गयानगर देख लीजिए या बोरसी देख लीजिए, यहाँ सभी जगह रोडों की इतनी खस्ता हालत है जिसकी कोई हिसाब नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को लड़के, और यहाँ पर तो लड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपकी ही सरकार है, आपका ही महापौर है, आपका ही विधायक है, और उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब हमारी सुश्री सरोज पांडे जी, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो जब महापौर थी तो दिन दिन भर रायपुर में मंत्रालय में जाके बैठती थी, वहां से फंड रेस करके लाती थी और दुर्ग शहर को उन्होंने चमका दिया था। एक वो दिन था जबकि उस समय अजीत जोगी जी की सरकार थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर फंड लाके अपने दुर्ग को चमचमा दिया उन्होंने। क्या ये दायित्व तो हमारे वर्तमान महापौर या विधायक का नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, लेकिन उनको ये करना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ओर दिखती है, गौरव पथ। गौरव पथ में अपना पूरा ध्यान लगा दिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका घर से लेकर ऑफिस तक का रास्ता वहीं से निकलता है। क्या गौरव पथ में ही पूरा दुर्ग शहर वहां पर ही रहता है? और मैं आपको बता दूं कि 70 to 80% गौरव पथ में जो जमीन है दोनों तरफ, वो सरकारी जमीन है, सरकारी काम होते हैं वहां पर, सरकारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बघेरा, बोरसी और गयानगर के लोग आपको टैक्स नहीं देते? क्या उनको वो व्यवस्था देने की कोई जरूरत नहीं है? कोई भी चीज हो, हमारे पूरे 60 वार्डों में पूरा इक्वली बंटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुर्ग नगर निगम की प्रॉपर्टी है और वो सब जगह सब व्यवस्थित बंटनी चाहिए, यही न्याय होता है। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। दूसरी बात, ठगड़ा बांध के में जो व्यवस्थापन किया गया था, दूसरे लोगों को दूसरी जगह व्यवस्था दी गई थी रहने की, वहां पर रहने की जो व्यवस्था दी गई थी, वहां पर मूलभूत सुविधाओं से अब अनभिज्ञ हैं वहां के लोग। वहां पर ठीक से पानी नहीं आ रहा है, 2-2 घंटे पानी आता है, बाकी 22 घंटे पानी नहीं रहता है वहां कहीं कभी कभी। और बिजली का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, वहां पर नल और नालियों की दोनों की प्रॉब्लम है। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? आपने वादा किया था वहां की जनता से कि आपको यहाँ से ज्यादा व्यवस्थित जगह मिलेगी, यहाँ से ज्यादा व्यवस्था मिलेगी। कहाँ मिल रही है? और आप क्यों मुंह चुरा रहे हैं? वहां पर एक बार जाइए, जितना आप वहां पर जाते हैं, कहीं फीता काटने जाते हैं, कहीं नारियल तोड़ने जाते हैं, कहीं और कार्यक्रम में जाते हैं, पहले वहां जाके आप जनता की परेशानियों से रूबरू हो, जिनको आपने वादा करके वहां से व्यवस्थापित किया था, वहां से हटाया था। जिस दिन हटाया जा रहा था, आप आउट ऑफ दुर्ग हो गए थे, आउट ऑफ टाउन हो गए थे। लेकिन अभी आपको जाके वहां पर जाके उनकी समस्या सुननी चाहिए और उनकी समस्या सुलझानी चाहिए। वार्ड वासियों की शिकायत जो लिखित में मैं दे दी हूँ और वार्ड वासियों को यह आश्वासन दे रही हूँ कि जल्द से जल्द कार्य पूरा होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नायाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित नेहरू जी को भिलाई वासियों ने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू को औद्योगिक क्रांति का निर्माता माना जाता है, जिसका उदाहरण भिलाई इस्पात संयंत्र के रूप में हमारे सामने है। भिलाई इस्पात संयंत्र को पंडित नेहरू की औद्योगिक क्रांति की देन माना जाता है, जिसकी वजह से भिलाई का इतना विकास संभव हो पाया है। उनके इन कार्यों को याद करते हुए भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी। पंडित नेहरू हमारे देश में औद्योगिक तीर्थ के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब भिलाई वासी के सामने है। भिलाई स्टील प्लांट के शिल्पकार भी स्वर्गीय पंडित नेहरू जी थे। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि शहर में हम लोगों को उनके बनाए हुए उनके सपने के रूप में ये जो भिलाई स्टील प्लांट बना है, इस शहर के हम सब निवासी हैं। इस भिलाई नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों की तरफ से
मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरे भिलाई की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शत शत नमन। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। आदरणीय नेहरू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कर्मों और अपने कार्यों से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित अलग अलग जगह पे जाके किए हैं। महापौर जी, विधायक जी और बाकी सभी लोग जाके उनको श्रद्धा स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित किए। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अब सभी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे लेकर विद्यार्थियों ने भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैंपस पहुंचना शुरू कर दिया है। 12वीं कक्षा के नतीजे आने के बाद अब बच्चों में जहां एक और कॉलेज में एडमिशन लेने की खुशी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे कॉलेज और विषय को लेकर भ्रमित भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों में 2022-23 के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें 12वीं पास स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेंगे, वहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट हायर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन एडमिशन के पूर्व ज्यादातर 12वीं के विद्यार्थियों में भय व भ्रम की स्थिति देखी जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों को एडमिशन के पूर्व पहले ये देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस विषय में है। इसके लिए वे अपने पेरेंट्स, टीचर, करियर काउंसलर आदि से बात करके भी विद्यार्थी अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन पूर्व कॉलेज की प्लेसमेंट, लाइब्रेरी, इंटरनेट कैंपस आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन में सहायता मिल सकती है। 2022-23 के जो एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे सभी कॉलेजेस में, विभिन्न कोर्सेस में, जिसमें UGC, AICTE अप्रूव्ड फार्मेसी, आर्किटेक्चर और जितने भी विधाएँ हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेस हैं, उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2022-23 के लिए अभी स्टूडेंट लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट है या जो हायर एजुकेशन में जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद, वो प्रोसेस शुरू होगी। यहाँ पे जैसे कि आपने पूछा, उस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खासकर अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में सेलेक्ट करते समय जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है जिन्हें डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किस कोर्स में लेना है, क्या लेना है, इस पे एक विचार करने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स की मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जिन्हें मैथमेटिक्स लिया है या साइंस लिया है तो उनका एक पहले से ही फोकस रहता है कि या तो इंजीनियरिंग जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी विधाएँ हैं जिसमें वो एडमिशन के लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार कॉमर्स हो गया, साइंस के हो गए, लॉ के लिए जा सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, आर्किटेक्चर के लिए जा सकते हैं, फार्मेसी के लिए जा सकते हैं, और बहुत सारे विधाएँ ऐसी अवेलेबल है जिसको जानने की ज़रूरत है। मेरा सभी स्टूडेंट से ये आग्रह है कि पहले आप अपने एक इंटरेस्ट को देखें, वो किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। विगत 12 वर्षों से बच्चों की प्रतिभा उभारने के लिए स्मृति नगर में प्रतिवर्ष समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां कैंप में लगभग 550 बच्चे प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 2010 से प्रतिवर्ष बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को ड्राइंग, कुकिंग, हैंडीक्राफ्ट, नाट्य, डांस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, स्केटिंग, लॉन टेनिस, कराटे जैसी विधाएं सिखाई जा रही है। समिति के अध्यक्ष राजेश चौबे ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि शुरुआती दौर में बच्चे कम आते थे, लेकिन ख्याति बढ़ने पर मॉडल टाउन, सूर्य विहार, पुष्पक नगर, आनंद नगर से भी बच्चों ने कैंप में आना शुरू कर दिया।
जुनवानी खमरिया से आने वाले गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चे भी निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। समर कैंप से जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ज्यादातर शाम को बच्चे लैपटॉप, मोबाइल व कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कैंप के माध्यम से उन्हें इन आदतों से दूर कर खेल व अन्य गतिविधि पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्मृति नगर में संस्था द्वारा समर कैंप्स का आयोजन 2010 में प्रारंभ हुआ था। 12 वर्ष हो गए हैं इन समर कैंप्स को। संस्था द्वारा आयोजित समर कैंप चूँकि स्मृति नगर के बच्चों के लिए होता है, लेकिन शुरुआती दौर पे स्मृति नगर के बच्चे इसमें शामिल होते थे। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ गई, आसपास के लोगों को पता चला, तो हमने किसी के लिए इसमें निषेध नहीं किया है। निःशुल्क समर कैंप है और सभी बच्चे जो है आसपास के सूर्य विहार के या मॉडल टाउन के या नेहरू नगर के, पुष्पक नगर, आनंद नगर के, त्रिवेणी नगर के बच्चे। और साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि इन समर कैंप्स के माध्यम से जुनवानी और खमरिया के जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ लिया इस समर कैंप के माध्यम से। वो आए और जिम्नास्टिक में खासकर, वैसे तो हमारे यहाँ कुछ एक खेल हैं जिनके 12 महीना निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें जिम्नास्टिक है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, अब लॉन टेनिस हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है, स्केटिंग है। तो जिम्नास्टिक में जो बच्चे जुनवानी और खमरिया के जुड़े, उनमें से 10-10 बच्चे जो है 4-4, 5-5 नेशनल्स खेल चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो सभी बच्चे गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। तो ये विशेष उपलब्धि रही है हमारी। बास्केटबॉल में भी मेरे बच्चे 30 से ज़्यादा नेशनल्स खेल चुके हैं, बैडमिंटन में भी 15-20 बच्चे नेशनल्स खेल चुके हैं, स्केटिंग में बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, कराटे का यहाँ 12 महीना क्लासेस चलती है। तो 2007 में मैंने इस संस्था का अध्यक्ष पद लिया था। तो मेरा पहला उसमें ये था कि जो बच्चे आजकल के बच्चे शाम का समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में अपना खराब करते हैं, उससे बाहर निकल के आए। क्योंकि बचपन में हमारा जो सेक्टर क्षेत्र में भिलाई टाउनशिप में हमारा बचपन गुजरा, तो खेल की तमाम सुविधाएं पटरी के उस पार हैं, जो चीज़ें यहाँ नहीं है। तो वो मैं चाहता था, तो हमने खुद का बास्केटबॉल कोर्ट तैयार किया, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया और नियमित प्रशिक्षण होता है। साथ में गर्मियों में जो समर कैंप लगा देते हैं, जिनसे बच्चों को जो इनकी जो छुट्टी है वो अच्छी खासी जो है उसका सदुपयोग हो जाता है। ड्राइंग की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, कुकिंग की क्लासेस महिलाओं के लिए होती हैं, हैंडीक्राफ्ट की क्लास, नाट्य विधा में प्रशिक्षण, डांस की क्लासेस, और इसके अलावा फिर स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, स्केटिंग, लॉन टेनिस, कराटे, ये सारे जो है प्रशिक्षण हम देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। पत्नी की आत्महत्या मामले में पुलिस पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म को दर्ज किया है। ग्राम बोरेंदा थाना रानीतराय निवासी राजकुमारी यदु 25 वर्ष के 17 मई को आत्महत्या करने की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी थी। एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल पाटन भेज दिया था, जहां जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में क्लियर किया कि राजकुमारी की मौत मुंह एवं गला दबाने से हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रानीतराय पुलिस ने संदेही मृतिका के प्रति घनश्याम यदु से पूछताछ शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस से आरोपी लगातार बयान बदल रहा था। फिर आरोपी पति ने बताया कि अपने पत्नी एवं बच्चे को लेकर अपने ससुराल मंदिर हसौद पूजा कार्यक्रम में गया था, जहां ससुराल वालों द्वारा विवाद कर मारपीट किया। उसी बात को लेकर अपनी पत्नी से आरोपी झगड़ा करता रहता था। घटना के दिन उसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। आक्रोश में आकर पति ने खाट में रखे कतरी से अपनी पत्नी का मुंह को दबाया और हाथ से गला को दबाकर बेहोश कर दिया। बाद गमछा से गला को दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। हत्या को आत्महत्या दिखाने आरोपी पति ने अपने पत्नी के गले में साड़ी को बांधकर उसे फांसी पर लटका दिया। कार्रवाई में एएसपी ग्रामीण अनंत साहू, एसडीओपी पाटन देवांश राठौर के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज प्रजापति, सह उप निरीक्षक नकुल प्रसाद ठाकुर, प्रभाकर लोकेश लहरी, आरक्षक तुलेश धनकर, आरक्षक तालेंद्र चंद्राकर, आरक्षक धनंजय सिन्हा, आरक्षक लक्ष्मी नारायण, आरक्षक देकेश बंछोर, आरक्षक तुकाराम निर्मलकर टीम बनाई गई, जिसमें इनका अहम योगदान रहा। रानीतराय में 4 दिन पूर्व एक महिला की जो है डेड बॉडी मिली। पति के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि महिला चिंता में थी और उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके गले में जो है घूंटने के निशान मिले,
जिसके ऊपर पति से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा गया तो ये मालूम चला कि पति के जो है पहले भी अवैध संबंध रहे हैं और महिला के ऊपर भी चरित्र शक कर रहा था। इसी कारण उसने जो है उसको ले जाके उसकी गला घोट के हत्या करके और आत्महत्या का पूरा क्राइम ऑफ सीन बनाया। लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कारण जो एक अपराधी को जो है जेल में बंद किया गया। उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जा रहा है और निश्चित रूप से रानीतराई पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां डोंगरगढ़ में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में एनपी की शराब जब्त की गई है। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। समय से पुलिस को शहर के दूसरे राज्यों से शराब लाकर खपाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस के द्वारा छापेमार कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को बड़ी मात्रा में एमपी की शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजा भाटिया और भूपेंद्र उर्फ सोनू भाटिया के पास से पुलिस ने छापेमार कार्यवाही करते हुए कुल लगभग 99 लीटर एमपी की शराब जब्त की है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत 2 शराब के प्रकरण 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से एक राजा भाटिया डोंगरगढ़ का रहने वाला है, जिनके पास से 36 लीटर गोवा एमपी का दारू जब्त किया गया है। और दूसरे प्रकरण में भूपेंद्र सिंह उर्फ सोनू भाटिया, जिसके पास से 63 लीटर दारू जब्त किया गया है और दोनों लगभग 50-60 हज़ार की जुमला कीमत है और वर्तमान में दोनों को भी रिमांड में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा कलेक्टर विशाल बोस्कर ने आज बेमेतरा स्थित खाद गोदाम का औचक निरीक्षण किया, जहां गोदाम प्रभारी ने स्टॉक पंजी को 5 मई से संधारित नहीं किया, जिसे लेकर कलेक्टर ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। अधिकारियों ने बताया कि बेमेतरा में हाल ही में 18,000 मीट्रिक टन उर्वरक आया है। तत्पश्चात कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी परिसर बेमेतरा में खाद गोदाम का भी निरीक्षण किया। गोदाम से खाद जिले के विभिन्न सोसाइटियों में भेजा जा रहा है। मंडी परिसर में ही खरीफ सीजन के लिए धान बीज आया है। इसके अलावा 100 क्विंटल रागी का बीज भी प्राप्त हुआ है। जिले में कोदो बीज का भी पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा धान के बदले अन्य फसल लेने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे शासन द्वारा फसल लेने पर इनपुट सब्सिडी का भी प्रावधान है। तत्पश्चात कलेक्टर ने सेवा सहकारी समिति सरदा के खाद गोदाम का निरीक्षण किया। गोदाम प्रभारी ने बताया कि बीते रविवार को सोसाइटी में 30 टन उर्वरक आया है। किसान अपनी सुविधा अनुसार खाद एवं बीज का उठाव कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद बीज के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा दुर्गेश कुमार वर्मा, उप संचालक कृषि एमडी मानकर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी आर के वारे, सहायक नोडल अधिकारी अरविंद वर्मा, डीएमओ कोसरिया उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में शहर के सभी महिला समूहों की बैठक ली और आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां डोंगरगढ़ शहर के सभी महिला समूहों के साथ आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। आपको बताते हैं कि आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर स्वयं मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर डोंगरगढ़ विधायक द्वारा विधायक तुहार द्वार और महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम कर कहीं न कहीं आगामी चुनाव को लेकर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है।
इसी क्रम में डोंगरगढ़ विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में और डोंगरगढ़ शहर में महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि केवल एक दिन महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। वहीं विधायक ने आगे बताया कि आगामी 5 जून को मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डोंगरगढ़ शहर में कार्यरत महिला समूह को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान विधायक के द्वारा किया जाएगा। महिला सम्मान तो हर दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, केवल 5 सितंबर को ही महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए। महिला का सम्मान हर समय होना चाहिए। आपने देखा होगा कि घुमका में महिला का सम्मान समारोह बहुत बृहद रूप में हुआ, उसके बाद मोहारा में बृहद रूप में हुआ। अब पारी है डोंगरगढ़ शहर की। जो मैं सभी बहनों को, जो महिला बहनें हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको आह्वान करता हूं कि 5 जून को छिरपानी मंदिर प्रांगण में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी सभी महिलाओं को वहां सम्मान समारोह में हम लोग आमंत्रित करते हैं। जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं जो समूह से जुड़ी हुई है और जो समूह में रह के अच्छा कार्य कर रही है, उसका हम लोग, और जो समाज में सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा काम करी उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे। मैं सारी डोंगरगढ़ की शहरों की सारी महिला बहनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। वहीं विधायक ने बताया कि महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में भी उनके द्वारा पहल की जाती है, जिसके तहत घुमरा और मोहारा में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के तहत 5 जून को डोंगरगढ़ की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जाएगी। की समस्या रहती है। आपने देखा होगा कि मैंने जब घुमका में कार्यक्रम किया तो घुमका में आज बल्ब बनाने का काम वहाँ पर चालू करवाए। उसके बाद हम बढ़े मोहारा की तरफ। जब मोहारा में हम लोगों ने चालू किया तो आज वहाँ की बहनें LED बल्ब बनाने का काम कर रही हैं। इसी प्रकार मेरे 2-3 तो कार्यक्रम यहाँ डोंगरगढ़ शहर में चालू करने के हैं। उसको मैं उसी दिन बताऊँगा कि हम लोग महिला बहनों से कौन सा रोजगार से जोड़ के हमारी महिला बहनें कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, अपनी घर को कैसे चलाएंगी, वो उसी दिन ओपन किया जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। धन्यवाद। वो सिस्टम ठीक था, वो ठीक है कि नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोगों के लिए इन दिनों नगर निगम ने एक अनोखा फरमान पेश किया है। दरअसल नगर निगम ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में एक नोटिस बोर्ड लगाकर यहां के निवासरत लोगों को अपने मकान खाली करने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं देने का भी फरमान किया है। राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया है, लेकिन शहर के कई झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में जाना नहीं चाहते। ये लोग वर्षों से जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह पर रहने देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित होने के बाद भी उन आवासों में नहीं जा रहे लोगों को उनके झुग्गी झोपड़ियों से निकालने के लिए नगर निगम ने अनोखा फरमान जारी किया है और एक नोटिस बोर्ड लगाते हुए झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासियों को मकान छोड़कर नहीं जाने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही गई है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश निर्मित हो रहा है। शहर के ठाकुर दैया डभरी पारा क्षेत्र में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद श्री वर्मा ने पहुंचकर इस तरह के बोर्ड लगाए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के लोग झुग्गी झोपड़ी में जाकर यहां निवासरत लोगों को पट्टा देने की बात करते थे और सत्ता में आने के बाद बोर्ड लगाकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हम संघर्ष करेंगे। पार्षद शिव वर्मा ने नगर निगम के इस आदेश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम की एक ही मंशा है कि जमीन को बेचकर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इसमें तो शहर में के जो महापौर जो बैठा है, सच में के चुनाव के पहले सत्ता में आने के पहले उन्होंने हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर कहा था कि आप सिर्फ सरकार बनेंगे और 10 दिन के बाद आपको 30 साल के पट्टे दिया जाएगा। सभी झुग्गी झोपड़ी बोले थे। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जाकर बोलते थे आपको पट्टा देंगे, पर चुनाव जीतने के बाद इन झुग्गीवासी को ठेंगा दिखा दिया। और आज झुग्गी झोपड़ी जब बोर्ड नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाया, शहर के सभी झुग्गी झोपड़ी में लगा है। आप एक हफ्ते अंदर खाली कर दें, नहीं तो शासन की जितना सुविधा है वो आपको समाप्त किया जाएगी। इनका कोई अधिकार नहीं, बैठे अधिकारी लोग का किसी का अधिकार छीनने का।
और आज पूरे झुग्गी झोपड़ी में लगातार 2-3 दिन से दौरा कर रहा हूँ, कोई भी झुग्गी झोपड़ी छोड़ के शहर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सब लोग तैयार है अधिक संघर्ष करने के लिए, अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं भी हाल ही में बजरंग दल गए तो वहाँ पे लोग बहुत उत्सुकता की हालत में हम संघर्ष करेंगे, इसका आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पर कोई भी परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी छोड़ के जाना नहीं चाहता। ये तो नगर निगम के बेवकूफ़ी है कि बोर्ड लगा के इनको डरा धमका रहे हैं। अब ये लोग दहशत में हैं। जिस दिन से बोर्ड लगा इन लोग तकलीफ और दहशत में है कि वाकई में लोग का क्या होगा, सामने बरसात है, कहाँ जाए। पर झुग्गी झोपड़ी के लोग को आके हम समझा रहे भाई ये पूरा परिवार है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष अब जीत हमारे होगी। लंबे समय से निवासित है, आखिर प्रशासन इसको खाली करके क्या चाहते हैं, उनके मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन कि बड़े लोग को फायदा पहुंचाना बेच के जमीन को। यही काम में सब लोग नगर निगम के महापौर आयुक्त तो सब लगे, इसका हम पूरे झुग्गी झोपड़ी इसका भरपूर विरोध करेंगे। ठाकुरदैया डभरीपारा क्षेत्र में लगभग 3 दशक से लोग निवासरत हैं। इन लोगों को शहर के लखोली क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आवंटित किया गया है, लेकिन यह लोग शहर से दूर नहीं जाने की बात कह रहे हैं। यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि यह वर्षों से यहाँ का बीज है, उन्हें यहीं रहने दिया जाए। अगर सरकार उन्हें पट्टा नहीं दे सकती है तो वह बिना पट्टे के भी रहने को तैयार है। 30 वर्षों से रह रहे हैं। अब यहाँ हम लोग को 1 साल का अस्थायी पट्टा दिया गया है, परंतु हम लोग को हटाओ यहाँ से तोड़ के उधर दूर अटल आवास में भेजेंगे बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि पूरा परिवार यहाँ रहते हैं, सबके बाल बच्चे हैं, सबका रोजगार यहीं पर है, शहर से बाहर नहीं जाना चाहते। और अगर जाएंगे तो पहले ये जैन बगीचा, ये लक्ष्मी भवन, उद्याचल, हाट बाजार, ये सबको हटाइए क्योंकि ये पूरा तालाब था, तब हम लोग बसे थे। सबको हटाए तब हम भी हटेंगे, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। हमको यही रहना है, हमको स्थायी पट्टा दिया जाए। नहीं देते पट्टा तो हम ऐसे ही रहने के लिए तैयार हैं, पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। स्वतंत्र भारत में निवासरत लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, वहीं शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी नहीं रोका जा सकता। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में नहीं जाना चाहते उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह के नोटिस बोर्ड लगाए जाने से नगर निगम के इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में झुग्गी झोपड़ी निवासियों के साथ विपक्ष दल के लोग इनके खिलाफ आंदोलन की राह अपना सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को शहर में रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद की। रैली के दौरान मनरेगा कर्मी अपने नियमितीकरण करने की मांग की। मनरेगा कर्मी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं प्रशासन ने उन्हें काम पर लौटने का नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। इस हड़ताल के 13वें दिन शहर में रैली निकाली गई और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरा। जिले के मनरेगा कर्मी अपने नियमितीकरण सहित 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण करने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था और सरकार बनने के बाद मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते मनरेगा कर्मचारियों ने आंदोलन का रुख अपनाया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। इसके चलते हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और पलायन करने मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इन आंदोलनकारी मनरेगा कर्मियों को वापस काम पर लौटने नोटिस जारी किया है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों ने तय किया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। बाधा रिभाव रैली हमने अभी निकाली है और हमारा केवल 2 मांग है, एक नियमितीकरण और दूसरा रोजगार सहायकों का वेतन निर्धारण। हाँ, नोटिस दिया गया लेकिन हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे और हमें भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगेंगी और हम तत्काल अपना ज्वाइनिंग करेंगे। विरोध रैली नहीं है ये एक वादा निभाओ रैली है। केवल हम उन सरकार को बताना चाहते हैं, हम अपनी संख्या का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे 9 ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी सभी आए हुए हैं अपनी मांगों को अपना जनता के सामने रखने के लिए।
देखिए, हम 4 अप्रैल से लगातार हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं और तब तक अभी तक के हमारी एक भी मांग को शासन अपने संज्ञान में नहीं लिया है और जब तक के संज्ञान में नहीं लेके हमारा मांग जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित यह रैली कलेक्टर कार्यालय के सामने से प्रारंभ की गई। यह रैली शहर के इमाम चौक, जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, कामठी लाइन से गुजरते हुए वापस सभा स्थल कलेक्टर कार्यालय के समीप पहुंचकर समाप्त हुई है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमको नियमित करना होगा, हमको नियमित करना होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।